दर्शकों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को आप फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। इस वीडियो में बात करेंगे, आप कभी भी किसी भी प्रकार की कोई ज़मीन खरीदते हैं, चाहे वो प्लॉटिंग की ज़मीन हो चाहे किसी भी प्रकार की ज़मीन हो, तो आपको वहाँ पर 4 कंडीशंस ज़रूर देखनी है। यदि मान लीजिए 4 कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन है तो वहाँ पे आप कभी भी ज़मीन ना खरीदें, चाहे वो किसी भी प्रकार की ज़मीन हो। ऐसा कई बार हुआ है कि लोग खुद किराए के मकान में रह रहे हैं और उन्होंने ज़मीन खरीद ली और बाद में वो ज़मीन या सरकार ने जब्त कर ली या उस ज़मीन पर कोई विवाद जिससे कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं। चलिए उन चार जो शर्तें हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो कौन कौन सी 4 शर्तें हैं कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं किन 4 टॉपिकों के बारे में बात करूंगा, फिर उनको एक्सप्लेन कर दूंगा कि भाई कहाँ कहाँ पे आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, जो कि यहाँ पे आपको देखना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले स्थायी कब्जा ना होने पर, दूसरा जो है वो है ज़मीन का दाखिल खारिज ना होने पर, तीसरा जो है जिसके नाम ज़मीन है अगर उससे अन्य व्यक्ति कोई आपको रजिस्ट्री करवा रहा है तो ऐसी कंडीशन में, या चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो यदि आपको ज़मीन फर्जी लगती है तो आप उसकी जानकारी कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। सबसे पहले बात करेंगे स्थायी कब्जा न होने पर। देखिए, जो संपत्ति अंतरण अधिनियम जो है वहाँ पर स्थायी कब्जा को बहुत ही महत्वपूर्ण दिया है। मान लीजिए आप कोई भी किसी भी प्रकार की ज़मीन खरीद रहे हैं और जो व्यक्ति आपको ज़मीन बेच रहा है, तो वहाँ पे सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि वहाँ पे उसका अभी प्रेजेंट टाइम में वहाँ पे उसका कब्जा है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि भाई उसने किसी को एग्रीमेंट पे दे दी है, या मान लीजिए कोई अन्य व्यक्ति कब्जा किए हुए है, वो ज़मीन जो है उस पर विवाद चल रहा है और आपको वो बेच देता है। तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पे आपको स्थायी कब्जा देखना है। दूसरी बात ये है कि यदि मान लीजिए आपने स्थायी कब्जा तो देख लिया कि भाई स्थायी कब्जा किसी का नहीं है, बिल्कुल ज़मीन सही है, और उसके बाद यदि आप देखना चाहते हैं इस पर कोई विवाद नहीं है, तो ज़मीन की गाटा संख्या से आप बिल्कुल आसानी से अपने फ़ोन से पता लगा सकते हैं कि इस ज़मीन पर कोई विवाद है या नहीं है। ठीक है, भले ही आपने स्थायी कब्जा देख लिया, स्थायी कब्जा उसी व्यक्ति का वहाँ पे कब्जा है उस ज़मीन पर। ठीक है, फिर आप गाटा संख्या या मान लीजिए आप जो भी गाटा संख्या होती है उससे आप फ़ोन से ही देख सकते हैं। मैंने कई वीडियो इस पर बनाए हैं, आप उसकी भी लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है। ठीक है, आप जो भी ज़मीन है उसकी गाटा संख्या से देख सकते हैं, या मान लीजिए आज का आप रजिस्ट्री ऑफिस जाके वहाँ पर मुआयना कर सकते हैं कि इसकी रजिस्ट्री कब की गई थी, रजिस्ट्री फर्जी तो नहीं है, तो जो भी आप क्लियरली देख सकते हैं। दूसरा जो है वो है ज़मीन का दाखिल खारिज ना होने पर। देखिए, सपोज दैट मान लीजिए ए व्यक्ति ने कोई ज़मीन खरीदी है, 2 साल पहले ज़मीन खरीदी ए व्यक्ति ने ज़मीन खरीद ली, उसका म्यूटेशन दाखिल खारिज नहीं करवाया और ए ने बी को बेच दी, बी ने सी को बेच दी। किसी ने भी अगर म्यूटेशन नहीं करवाया है, दाखिल खारिज नहीं करवाया है, तो आप ऐसी ज़मीन को बिल्कुल भी ना खरीदें। हाँ, खरीद सकते हैं, आप उनसे शर्त लगा सकते हैं कि भाई मैंने आपको 1 या 2 महीने दिया है, आप इस ज़मीन का अपने नाम दाखिल खारिज ज़रूर करवा लें। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए ये व्यक्ति ने खरीदी हुई, उसने भी दाखिल खारिज में लापरवाही की, पर उसने रजिस्ट्री से ही, क्योंकि रजिस्ट्री से रजिस्ट्री हो जाती है, उसने बी को बेच दी, बी ने सी को बेच दी। अब मान लीजिए सी से आप खरीद रहे हैं, तो वहाँ पे आप भाई उन लोगों से ये कहें कि भाई 1-2 महीने में आप इस ज़मीन का, सी से कहें कि भाई आप इस ज़मीन का दाखिल खारिज अपने नाम करवा लें, फिर मैं आपसे ज़मीन खरीद लूँगा। ठीक है, यदि मान लीजिए ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है, 3-4 रजिस्ट्रियाँ हो गई हैं, ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप ऐसी ज़मीन ना खरीदें। यदि खरीदते हैं तो उनसे खुद कहें कि भाई आप जब दाखिल खारिज करवा लें तभी मैं आपकी ये ज़मीन खरीद सकता हूँ। क्योंकि देखिए, उसमें कभी कभी ये परेशानी आती है, मान लीजिए ए बी सी सब ने रजिस्ट्री से रजिस्ट्री कर दी, भाई प्रॉपर्टी आगे बढ़ रही है। अब मान लीजिए भाई आपने वो प्रॉपर्टी खरीद ली, आपने दाखिल खारिज के लिए अप्लाई किया, मान लीजिए किसी ने भी अगर वहाँ पे कोई आपत्ति लगा दी तो वहाँ पे आपके साथ प्रॉब्लम खड़ी होगी, आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे और वहाँ बहुत आपका पैसा खर्च होगा और मानसिक तनाव में भी रहेंगे। दूसरा, मैं आपको एक बात और बता दूं, यदि मान लीजिए आप फिर भी वो ज़मीन खरीदना चाहते हैं, आपको अच्छी ज़मीन लगी है, फिर भी आप वो ज़मीन खरीदना चाहते हैं, ज़मीन दाखिल खारिज नहीं है, तो आप ऑनलाइन जाके और जो भी गाटा संख्या है उससे आप पता लगा सकते हैं कि भाई दाखिल खारिज जो है इस पर कोई विवाद तो नहीं है। आप तहसील जाके पता लगा सकते हैं कि भाई यहाँ पर किसी ने इस ज़मीन के खिलाफ़ कोई आपत्ति तो नहीं दी है। अगर आपत्ति नहीं दी है, कोई भी मुकदमा नहीं है, तो आप तीनों लोगों की रजिस्ट्री लीजिए। देखिए, वहाँ पे आपको तीनों लोगों की रजिस्ट्री आपको लेनी पड़ेगी। जब आप उस ज़मीन की रजिस्ट्री कराएं तो जो ए ने बी के नाम कराई है उसकी भी रजिस्ट्री आप लें, बी ने सी के नाम कराई है उसकी भी रजिस्ट्री आप लें, और सी जो आपके नाम करवाएगा
तो उसी की भी रजिस्ट्री आप ले लें। जब आप तीनों रजिस्ट्रियाँ लेंगे और तीनों रजिस्ट्रियाँ जब आप तहसीलदार के यहाँ तहसीलदार न्यायालय में जब आप पेश करेंगे तो उसी के आधार पर आपके नाम ज़मीन का दाखिल खारिज होगा। ठीक है, अब मैंने दूसरा जो पॉइंट है वो आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है। इससे पहले दोस्तों मैं आपसे कहूँगा कि आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर अवश्य फॉलो करें। वहाँ पे मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देता रहता हूँ। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है। आते हैं तीसरी पॉइंट पर कि देखिए, जिस व्यक्ति के नाम ज़मीन है आप उसी व्यक्ति से रजिस्ट्री करवाएं, उसी व्यक्ति से ज़मीन खरीदें। देखिए, कई बार क्या होता है कि भाई पावर अटॉर्नी है, या मान लीजिए जिस व्यक्ति के नाम है उसका भाई नाम करा रहा है, या मान लीजिए पिता के नाम ज़मीन है पुत्र नाम करा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में मेरी सलाह है आपको कि ऐसी कंडीशन में आप उन लोगों से रजिस्ट्री ना करवाएं। आप उन्हीं से रजिस्ट्री करवाएं जिनका नाम सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है, जो सरकार के यहाँ जो वास्तविक मालिक है उसी से आप रजिस्ट्री लें, उसी की जो भी अंगूठा निशान है उसी के साइन, उसी से आप रजिस्ट्री लें। देखिए, कई बार क्या होता है कि भाई पिता की संपत्ति बच्चे बेच देते हैं। ठीक है, या मान लीजिए पिता एक्सपायर हुआ और उन्होंने भाई क्या किया, एक बच्चे ने अपनी संपत्ति बेच दी, जबकि वहाँ पे अभी जो उत्तराधिकार मामले में उनका दाखिल खारिज नहीं हुआ था, फिर भी उन्होंने ज़मीन बेच दी। या मान लीजिए भाई ने भाई की बेच दी, या मान लीजिए पावर अटॉर्नी, कई बार होता है कि पावर अटॉर्नी वाला ज़मीन रजिस्ट्री कर देता है। तो ऐसी कंडीशन में आप जो है रजिस्ट्री ना करवाएं। यदि मान लीजिए पावर अटॉर्नी वाली आप रजिस्ट्री कराना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आप ये देख लें कि पावर ऑफ अटॉर्नी जो है उसकी रजिस्ट्री की गई है, वो पावर अटॉर्नी जो है वो बिल्कुल सही है या नहीं है, और जो भी उसका असली मालिक हो आप उससे भी बात कर सकते हैं कि भाई आपने इस व्यक्ति को पावर अटॉर्नी की थी या नहीं की थी। पावर अटॉर्नी से यदि आप रजिस्ट्री ले रहे हैं तो वहाँ पे पावर अटॉर्नी रजिस्ट्री होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं कि भाई उसने पावर अटॉर्नी दी और मान लीजिए कुछ समय बाद उसने पावर अटॉर्नी को निरस्त कर दिया, हटा दिया। तो ऐसी कंडीशन में आपको पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो बिल्कुल सही से चेक करना है कि पावर अटॉर्नी अभी वैलिड है या नहीं है, पावर ऑफ अटॉर्नी सही है या नहीं है। क्योंकि देखिए, पावर ऑफ अटॉर्नी में ये बात बिल्कुल स्पष्ट कही है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति बेचने के लिए नियुक्त कर दिया है, ठीक है, तो उसकी रजिस्ट्री भले ही ना की हो, लेकिन अगर उसने उस व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी से हटा दिया है, नियुक्ति से हटा दिया है पावर ऑफ अटॉर्नी को, तो वहाँ पर या तो ये न्यूज़पेपर में निकलना चाहिए या इस बात की रजिस्ट्री होना चाहिए कि भाई इस व्यक्ति ने जो है मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी इस व्यक्ति को नियुक्त किया था, उसे मैंने हटा दिया है। ठीक है, क्योंकि भाई वो ऐसा ना हो कि वो अगले व्यक्ति को रजिस्ट्री कर दे, फिर बाद में भाई वो जिसको ज़मीन बेच दी है उसका पैसा भी डूबे और वो कोर्ट कचहरी की चक्कर काटता फिरे। ठीक है, चौथा जो पॉइंट है वो है, यदि ज़मीन आपको फर्जी लगती है तो उसकी जानकारी कैसे करें।